पुराने ज़माने में अक्सर राज्यों को बढ़ाने के लिए लोग व्यापारिक मार्गों पर, इम्पोर्टेंट मेटल्स पर या फिर दूसरों की ज़मीनों पर कब्जा करते थे। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के इस दौर में अगर आप किसी भी कंट्री को अपने फेवर में करना चाहते हो तो बस उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप अपने हिसाब से मैनेज करना सीख जाओ। क्या इतना बोलना, मेरी बातों को इतना कहना सही है या गलत है, इसी चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एंड देन हम देखेंगे कि कैसे डिजिटल कोलोनलिज्म जो है वो भारत के लिए और भारत के साथ साथ उन सभी देशों के लिए जो कि अभी डेवलपिंग फेज में है, उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है और कौन कौन से चैलेंजेस ऐसे हैं जो इंडिया भी अभी फेस कर रहा है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Big tech was seen as a tool of democratic progress. Now it has become a threat to democracy. Tech giants have weaponized the internet. They have become so powerful themselves that they're challenging governments. They're forcing policies that favor their business, issuing threats and dictating terms to users. On this show, we've been doing a series of reports on how it is critical to regulate technology giants. How governments and users must wake up to the threats they pose and work on stricter regulation. A handful of companies in Silicon Valley cannot be allowed to run the world. और 2026 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके माइंड में आ सकता है कि सर ये जो टॉपिक है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो क्यों है। कोई तो रीज़न होगा ना, इस टॉपिक को आप करा रहे हो तो इसके पीछे का कुछ रीज़न होगा। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आप जुलाई मंथ में जाओगे ना, जब आप जाओगे जुलाई 2025 यानी कि 2025, ठीक है, जुलाई 2025 के अंदर जो इंडिया का एक इनिशिएटिव था जिसको हम कहते हैं डिजिटल इंडिया, उस इनिशिएटिव के कितने साल हो गए हैं? टोटल 11 ईयर हो गए हैं। यानी कि जो हमारी डिजिटल इंडिया थी ना, उस डिजिटल इंडिया के अभी 11 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी कि क्या इतना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन जो हमने इंडिया में किया वो कहीं हमारे इंडिया पर बैकफायर तो नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि धीरे धीरे जो हमारा यूथ है वो सोशल मीडिया का गुलाम होता चला जा रहा है। और जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने हमारे भारत के ऊपर कंट्रोल किया था, क्या उसी तरीके से अब कोई कंपनी भारत को अपने कंट्रोल में तो नहीं कर रही है। इसी चीज़ के बारे में बेसिकली हम बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो कंसेप्ट यूज़ हुआ है डिजिटल कोलोनलिज्म का, ये क्या है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इमर्जिंग थ्रेट कौन कौन से हैं जो इंडिया और इंडिया के साथ साथ और भी ऐसे कंट्री जो कि अभी डेवलप हो रहे हैं वो फेस कर रहे हैं। कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो अभी हमारे सामने हैं और आगे भी वो चैलेंजेस हमें दिख सकती है, और इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है। हर एक चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप इसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखना चाहें तो इस कंटेंट को, इस डिस्कशन को देखने के बाद आप 100% एक अच्छा और एक बेहतरीन ऐसे जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखो, जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये जो डिजिटल कोलोनलिज्म है ना, ये है क्या। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखने के कई तरीके होते हैं। आप कई तरीके से इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं कि रिसेंटली इंडिया हैज़ कंप्लीटेड 11 ईयर ऑफ इट्स, और बोल सकते हो रिमार्केबल, या फिर एक ऐसा प्लान जिसको हम डिजिटल इंडिया कहते हैं, उसके 11 साल इंडिया ने कंप्लीट कर लिए। और इस प्लान के तहत बहुत सारी चीज़ें भारत के अंदर ऑनलाइन मीडियम में आ गई। एंड उस ऑनलाइन मीडियम के वजह से जो लोग हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हो गए। लेकिन अब वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो उनकी डाटा है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अब इस चीज़ के बारे में सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वो डाटा सेफ है, क्या इंसान आज के युग में सोशल मीडिया जो यूज़ कर रहा है वो सेफ है कि नहीं। एक तरीके से ऐसे भी आप इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। लेकिन मुझे जो लगा, जो मैंने लिखा, इस तरीके का भी इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। इसमें बेसिकली मैंने एक थोड़ा हिस्टोरिकल टच देने की कोशिश करी है, उसके बाद मैंने फिर प्रेजेंट की चीज़ों को इसके अंदर लिखने की कोशिश करी है।
सबसे पहले मैंने बात करा है कि इन द 19th एंड 20th सेंचुरी, यानी कि अगर आप देखोगे तो 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंदर होता क्या था कि जो कोलोनलिज्म था, मतलब कि जहां पर कॉलोनी बनाई जा रही थी किसी बड़ी कंट्री का किसी छोटे कंट्री के अंदर, वो किस चीज के ऊपर बेस्ड था? वो था आपका टेरिटोरियल कंट्रोल के ऊपर, ठीक है, टेरिटोरियल कंट्रोल के ऊपर, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर, या फिर पॉलिटिकल डोमिनेंस के ऊपर। सर समझ ही नहीं आया, कुछ एग्जांपल्स दे दो ताकि हमें ये क्लियर भी हो जाए। देखो ध्यान रखना, अगर आप इंडिया की एग्जांपल ले लो, इंडिया के एग्जांपल से समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखो इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी रही है, सभी को पता है, यूपीएससी एस्पायरेंट हो इतना पता होगा। अब इस कॉलोनी में हुआ क्या था कि ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे, उन्होंने हमारे इंडिया के लैंड यानी कि जो हमारी टेरिटरी थी, इस टेरिटरी के ऊपर अपना कंट्रोल किया था। उन्होंने हमें क्या किया था? इकोनॉमिक तौर पर हमें एक्सप्लॉइट भी किया था, मतलब हमारे रुपए पैसे जो थे वो भी उन्होंने क्या किया था, उस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया, मतलब हमारे यहाँ के जो पैसे रुपए थे उन्होंने यहाँ से लेकर के वो चले गए। तीसरा होता है कि पॉलिटिकल डोमिनेंस। अगर आप भारत में देखोगे, जब इंडिया ब्रिटिश का क्या था, गुलाम था, कहीं ना कहीं कॉलोनी था, उस टाइम पर हमारी जो पॉलिटिकल थी ना, वो भी पॉलिटिक्स किसकी वजह से चलती थी? तो आप बताओगे कि सर वो भी हमारे ब्रिटिश से ही इंस्पायर थी। तो पहले कोलोनलिज्म का मतलब ये होता था, लेकिन आज के इस प्रेजेंट डिजिटल एरा में ना, जो इस कोलोनलिज्म का मतलब है ना, वो बदल चुका है। यहाँ पर जो कोलोनलिज्म है उसे आप देखोगे तो इसको हम डिजिटल कोलोनलिज्म कहते हैं। डिजिटल कोलोनलिज्म क्या रेफर करता है? तो ये रेफर करता है कि जब क्या होता है कि कंट्रोल हो जाता है किसी के डाटा पर, किसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, किसी की टेक्नोलॉजिकल सिस्टम पर, और वो कंट्रोल कैसा हो जाएगा? बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा कि अब आप उससे बाहर नहीं आ सकते। कहने का मतलब ये है कि आपके कंट्री की कोई डाटा है, कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कोई टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है, उन चीज़ों के ऊपर अगर किसी का कंट्रोल हो जाता है तो इस तरीके की चीज़ों को हम क्या कहते हैं? डिजिटल कोलोनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, याद रखना कि जैसे पहले ज़माने में अगर आप देखोगे तो पहले ज़माने में क्या था कि लोग टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल करते थे, या फिर पैसे रुपयों के ऊपर, या फिर पॉलिटिकल डोमिनेंस के ऊपर। लेकिन जो डिजिटल कोलोनलिज्म है ना, ये ऑपरेट करता है थ्रू द टेक्नोलॉजी एंड डेटा। इसके अंदर होता क्या है, ये अफेक्ट करता है हमारी डिजिटल सोवरेनिटी को, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को, और कल्चरल आइडेंटिटी को। इसके साथ साथ ये हमारे नेशन की सिक्योरिटी को भी क्या करता है? प्रभावित करता है, मतलब कि अफेक्ट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस चीज़ को एड्रेस करना, यानी कि ये जो हमारे सामने चैलेंज है, इसको एड्रेस करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपने इस देश को, अपने इस डिजिटल डेवलपमेंट को अच्छे से और बेहतरीन तरीके से आगे लेकर के जा सके, ठीक है। अभी जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा प्लीज़ वेट करना, वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम के अंदर ऐसे लिख रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंग्लिश मीडियम के अंदर ऐसे लिख रहे होंगे। देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कंटेंट की, बट कोई नहीं, मैं आपको भी कंटेंट दूंगा, हिंदी में भी दूंगा एंड इंग्लिश के अंदर भी कंटेंट दूंगा जो इंग्लिश वाले हैं। बाकी जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको समझ में दोनों ही भाषाओं में आ सके और आप इतने एफिशिएंट हो कि आप दोनों ही लैंग्वेज के अंदर, जिस भी लैंग्वेज में आप सुटेबल हो, कंफर्टेबल हो, आप लिख लो। देखो मैं यहाँ पर बात ये कर रहा था कि जो हमारी 1920th सेंचुरी थी ना, वहाँ पर किसी भी वर्ड का, यानी कि जो एक कोलोनलिज्म है, इसका मतलब होता था कि आप किसी के टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल कर रहे हो, किसी के पैसे रुपयों के ऊपर कंट्रोल कर रहे हो, या फिर किसी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन आज के इस प्रेजेंट एरा के अंदर हमें पता लगता है कि ये जो हमारा डिजिटल कोलोनलिज्म है, इसका मतलब होता है कि आप किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म, किसी डाटा, किसी टेक्नोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर क्या कर रहे हो? कंट्रोल कर रहे हो, जिसके वजह से आप उनकी पॉलिटिकल पावर, उनकी इकोनॉमिक पावर, या फिर जो टेरिटोरियल पावर है उसका आप यूज कर पा रहे हो। अनलाइक द ट्रेडिशनल कोलोनलिज्म, आपको पता लगेगा कि जो डिजिटल कोलोनलिज्म है इसके अंदर हमें क्या पता लगेगा? इसके अंदर हमें पता लगेगा कि जो डिजिटल कोलोनलिज्म है ये ऑपरेट करता है इनविजिबली। इनविजिबली का मतलब है ये आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे कि वहां पर अगर आप ब्रिटिशर्स की बात करो तो ब्रिटिशर्स इंडिया में रहते थे, वो यहाँ से अपनी चीज़ों को ऑपरेट करते थे तो हमें दिखते थे, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। ये इनविंसिबल है, मतलब कि इसे आप, इनविजिबल है मतलब इसे आप देख नहीं सकते। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी और डाटा के थ्रू ऑपरेट होते हैं, ये प्रभावित करते हैं हमारी सोवरेनिटी को, ठीक है, हमारी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, यानी कि जो हमारी आर्थिक
बोल सकते हो कि स्वतंत्रता है वो हमसे छिन जाती है, जो हमारी सॉवरेनिटी है वो छिन जाती है, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी वो धूमिल रह जाती है और साथ में हमारी जो नेशन की सिक्योरिटी है वो भी इसके वजह से प्रभावित होती है। अब देखो इतनी सारी चीज़ों को, इतने सारे प्रॉब्लम्स को अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर हम अपने देश को एक डिजिटल डेवलपमेंट देश नहीं बना पाएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें इनको कहीं ना कहीं कर्व करने की नीड है, इनको एड्रेस करने की नीड है। ठीक है, इतना समझ में आया? इस तरीके से आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिख सकते थे। अब आती है इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी की बारी। देखो जब आप इंट्रोडक्शन लिख दोगे ना, इतना सब अगर आप इंट्रोडक्शन में लिख दोगे तो अब आती है बॉडी। बॉडी के अंदर आप क्या लिखोगे? देखो बॉडी के अंदर आपको अभी तक आपने एक्सप्लेन नहीं किया कि आखिर डिजिटल कॉलोनियलिज्म है क्या, कौन कौन से एजेंट है डिजिटल कॉलोनियलिज्म के, तो उन चीज़ों को अब आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है ना, अभी आपने थोड़ा बहुत हिंट दिया कि डाटा के ऊपर, जो हमारे ऑनलाइन सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, उनके ऊपर कंट्रोल करना, इट्स मीन कि डिजिटल कॉलोनियलिज्म जो है वो है। बट इस चीज को फर्दर हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब आता है बॉडी वाला पार्ट। ठीक है ना, बॉडी के अंदर आप क्या लिख सकते हैं? देखो बॉडी के अंदर आप लिख सकते हो कि आप डिजिटल कॉलोनियलिज्म से समझते क्या हो। ठीक है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजिटल कॉलोनियलिज्म, और आप इससे समझते क्या हो उस चीज को आप यहां पर लिख सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं डिजिटल कॉलोनियलिज्म का मतलब, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप क्या करते हो, डोमिनेशन शो करते हो ऑफ द डिजिटल रिसोर्सेज सच एज डाटा या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बाय द ग्लोबल टेक्नोलॉजी जायंट्स। कहने का क्या मतलब है? कुछ समझ में नहीं आया होगा, सुनो मेरी बात, समझ में आएगा। मैं एग्जाम्पल भी देता चलूंगा साथ में ताकि आपको समझ में आए। ये कह रहा है कि जो हमारी डिजिटल कॉलोनियलिज्म है ना, इसका मतलब होता है कि किसी बहुत बड़ी कंपनी का, जैसे आप देख रहे हो ना क्या लिखा है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी जायंट्स, मतलब कि बहुत बड़ी कंपनियों का क्या करना, किसी डिजिटल रिसोर्सेज जैसे कि डेटा हो गया, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम हो गया, यानी कि किसी बहुत बड़ी कंपनी का किसी डेटा के ऊपर, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस के ऊपर डोमिनेशन शो करना ही क्या कहलाता है? डिजिटल कॉलोनियलिज्म कहलाता है। अब इन सभी चीज़ों के अंदर कुछ कंपनीज हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर एक्टिव है या फिर इनके यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लिख सकते हो कंपनीज लाइक गूगल, मेटा, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल। ये क्या करते हैं? एक्सरसाइज इनॉर्मस इन्फ्लुएंस ओवर डिजिटल मार्केट्स एंड यूजर बिहेवियर। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो हमारी गूगल हो गई, मेटा हो गया, अमेजन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, ये सब ऐसी कंपनियां हैं जिनका इन्फ्लुएंस, अगर आप देखोगे इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। मतलब इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है किस चीज़ पर? तो जो हमारे डिजिटल मार्केट्स वगैरह हैं उनके ऊपर, और यूज़र का जो बिहेवियर है उनके ऊपर। सर समझ में नहीं आया? अगेन मैं यहाँ पर हूँ ना, तो आपको मैं हर एक चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, देखो जब भी आप किसी की वीडियो देखते हो ना, एक सिंपल सा एग्जांपल लेना। जब आप किसी की वीडियो देखते हो और वो बंदा कुछ बोल रहा होता है, तो कहीं ना कहीं 2-3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आप क्या हो जाते हो? अगर उस बंदे से एग्री करते हो तो कहीं ना कहीं आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हो। इवन अगर वो गलत फैक्ट भी बता रहा होता है फिर भी आप सुन रहे होते हो, तो 4-5-10 मिनट के लिए आप उसकी बातों को मान रहे होते हो, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें सोशल मीडिया पर दिखाई जाती हैं, जो चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, आप जाते हो गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, वहां पर जैसा भी रिजल्ट आता है आप उस पर बिलीव करते हो ना, विश्वास तो करते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आज इनके इतने ज़्यादा फॉलोअर हैं, इतने ज़्यादा इनके एक्टिव यूज़र हैं, जो कि इनके यूज करने से लेकर के इनके हर एक चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं। और जब ये बिलीव करते हैं तो उसी तरीके से इनका बिहेवियर भी निकल करके आता है। ठीक है, तो यही होता है डिजिटल कॉलोनियलिज्म। पहले क्या होता था, जो अंग्रेज थे, मान लो अंग्रेजों ने अगर हमारे ऊपर कंट्रोल किया तो वो क्या चाहेंगे? वो हमसे कहेंगे कुछ काम करने के लिए, और हम वैसा करते थे। लेकिन आज आपको कहा भी नहीं जा रहा, सोच के देखो, आज आपसे कोई कुछ कह भी नहीं रहा करने के लिए, लेकिन आप उस सोशल मीडिया, आप उस डाटा, उस आप क्लाउड मैनेजमेंट या क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से इतने ज़्यादा प्रभावित हो, इन सब चीज़ों को देख देख के आप इतने ज़्यादा अफेक्टेड हो चुके हो कि आज आप वही कर रहे हो जो चीज़ें गूगल पे वीडियोस में आप देख रहे हो। तो कहने का मतलब यही था। ठीक है, चलो इसके अलावा अगर आप देखोगे तो क्या कह रहा है कि कुछ जो डेवलपिंग नेशन है ना,
कुछ हमारे जो डेवलपिंग नेशन है जैसे अफ्रीका के कंट्री हो गए, हमारा इंडिया भी इसके अंदर आता है, वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि हैविली डिपेंड होते हैं ऑन द फॉरेन प्लेटफॉर्म फॉर द कम्युनिकेशन, बिजनेस एंड द गवर्नेंस। यानी कि अगर आप देखोगे तो बहुत सारे हमारे ऐसे कंट्री जो कि डेवलपिंग फेज में है, वो किस चीज़ पर रिलाई करते हैं, वो रिलाई करते हैं फॉरेन प्लेटफॉर्म, जिसमें फॉरेन प्लेटफॉर्म पर किस चीज़ के लिए, तो कम्युनिकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, गवर्नेंस के लिए। इसके साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी वो क्या करते हैं, दूसरी कंट्री के बने हुए एप्लीकेशन, बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। एज अ रिजल्ट, अब इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि इनके ऊपर डिजिटल इकोसिस्टम रिमेन कंसंट्रेटेड इन अ फ्यू हैंड। अब इसके वजह से क्या होता है, जैसे मान लो कोई डेवलपिंग कंट्री है, अब वो डेवलपिंग कंट्री क्या नहीं कर पा रही, अपने लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना रही, वो अपने कम्युनिकेशन के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने गवर्नेंस के लिए फॉरेन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर रही है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो हमारा ये डिजिटल इकोसिस्टम है ना, ये डिजिटल इकोसिस्टम बेसिकली इसके अंदर मतलब सभी के लिए नहीं आता, ये सिर्फ एक ही पर्सन के हाथ में पूरा का पूरा डिजिटल इकोसिस्टम आ जाता है, और वो पर्सन क्या हो जाता है, इस फील्ड का एक बहुत बड़ा साम्राज्य उसके हाथों में चला जाएगा, तो वो राजा की तरह ट्रीट करता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर पता लगी है, जो कि क्या करता है, जो कि आपके इनोवेशन को, ऑटोनॉमी को, और जो आपकी लिमिटेशन है उनको कहीं ना कहीं ये क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं फटाफट से इसके चैलेंजेस के, कि हमारे कौन कौन से मेजर चैलेंजेस हैं जो कि हमें कोलोनलिज्म की वजह से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, सबसे पहला हमारा जो कंसर्न निकल के आता है वो होता है डाटा एक्सप्लॉयटेशन एंड अनइक्वल ओनरशिप। अब इसका मतलब क्या है, देखो, डाटा एक्सप्लॉयटेशन एंड अनइक्वल ओनरशिप, पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि दुनिया के अंदर ना कई सारी जो डाटा है वो एक्सप्लॉयट हो रही है, उनका गलत तरीके से यूज हो रहा है। आपने डाटा ब्रीचिंग जैसा टर्म सुना होगा, डेटा की चोरी भी होती है, सुना होगा ये भी चीजें। तो डाटा का एक्सप्लॉयट होना और अनइक्वल ओनरशिप, यानी कि जो डाटा का ओनरशिप है ना वो अनइक्वल है, किसी के पास डाटा पूरे ग्लोबल वर्ल्ड का है और किसी के पास है ही नहीं। तो ये चीज क्या होती है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि हमें देखने को मिलता है। अगर आप इसके अंदर लिखना चाहो, पढ़ना चाहो, तो क्या कह रहा है उस चीज को देखो, कह रहा है डाटा इज ऑफन रिगार्डेड एज अ न्यू ऑयल, यानी कि डाटा को क्या कहा जा रहा है, न्यू ऑयल कहा जा रहा है इस डिजिटल इकोनॉमी का। ठीक है, ये डिजिटल इकोनॉमी जिस चीज के ऊपर सर्कुलेट हो रही है, चल रही है, वो चल रही है डेटा के ऊपर, और इसलिए डेटा को हम क्या कहते हैं, न्यू ऑयल कहते हैं। ग्लोबल कंपनीज, ठीक है, ग्लोबल कंपनीज क्या करती हैं, कलेक्ट करती है लार्ज वॉल्यूम में यूजर का डाटा फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज एंड कन्वर्ट इट इनटू अ इकोनॉमिक प्रॉफिट थ्रू द एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, थोड़ा बहुत आपका टाइम ले रहा हूँ बट कोई नहीं, आपको पहली क्लास है, मैं चाहता हूँ कि एक्सप्लेन अच्छे से करूँ ताकि आप समझो। अगले क्लास को हम थोड़ा सा मिनिमाइज करते करते आराम से 15 to 20 मिनट के अंदर हम वीडियोस को खत्म कर देंगे। पहली क्लास है, थोड़ी लंबी होगी ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। ठीक है ना, देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि जो हमारी डाटा है ना, इस डाटा को हम क्या कहते हैं, न्यू ऑयल कहते हैं, क्योंकि हमारी डिजिटल इकोनॉमी इसी के ऊपर क्या हो रही है, सर्कुलेट हो रही है। इसके अलावा आप ये चीज ध्यान रखो कि जो ग्लोबल कंपनीज है ना, वो क्या करती हैं, इन डाटा का फायदा उठाती हैं। इन डाटा का फायदा कैसे उठाती हैं, आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल सर्च करके आप ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे मान लो आपको, आज आप कहाँ पर हो, मैं मानता हूँ आज आप हो लखनऊ के अंदर, आज आप कहाँ पर हो, लखनऊ के अंदर हो। आपने गूगल मैप पर ना मान लो एक चीज सर्च करी कि लखनऊ टू दिल्ली। ठीक है, आपने गूगल मैप पर एक चीज सर्च करी लखनऊ टू दिल्ली। अब जैसे आपने लखनऊ टू दिल्ली सर्च किया, आपने 2-4 रूट देखे और उसके बाद आपने गूगल मैप को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अगली बार जब आप कभी क्या करोगे, यूट्यूब खोलोगे, इंस्टाग्राम खोलोगे, तो आपको जो एड्स आएंगी ना, उन एड के अंदर पता है क्या दिखाया जाएगा, उन एड के अंदर दिखाया जाएगा कि दिल्ली के अंदर होटल सस्ते कहाँ मिलते हैं, दिल्ली की वो कौन कौन सी जगह है जहां पर आप घूम सकते हो, दिल्ली में बेस्ट अफोर्डेबल प्राइस में अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो कौन से होटल हैं। ठीक है, मतलब दिल्ली के अंदर होटल्स आपको बार बार दिखाए जाएंगे। अब ये चीज सोच के देखो, ये चीज एड वाले को कैसे पता लगी, क्योंकि आपने गूगल पे क्या सर्च करा, आपने गूगल पे सर्च करा एक लोकेशन जो कि लखनऊ से दिल्ली का था, आपने वहां पर मैप में रूट्स देखे, जिससे गूगल ने डाटा कलेक्ट किया, और ये डाटा बताता है कि आपको
दिल्ली जाना है, और ये डाटा आपको बताता है दिल्ली जाना है, और वही डाटा वो दूसरे कंपनीज को बेचा जाएगा, जिसके अंदर जहां पर होटल वाली जैसे बहुत बड़ी बड़ी हमारी वेबसाइटें होती हैं, उनको ये डाटा चला जाएगा कि ये पर्सन दिल्ली जा रहा है, तो आप इसको ऐड दिखाओ। हो सकता है कि ये आपके ऐड को देख करके आपका जो होटल है वो क्या करेगा, रेंट पे ले लेगा, और आपकी पैसा कमाई हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी डेवलपिंग कंट्री का डाटा है, मतलब जो हमारे यहाँ के अपने लोग हैं, उन डाटा को अपनी इकोनॉमी के अंदर क्या किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है। किसके द्वारा? आप देखोगे तो इन बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा, ठीक है ना। आज जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट आप यूज करते हो, जो चीजें आप ऐड में दिखते हो ना, वो आप नहीं देख रहे होते हो, बल्कि वो आपको दिखाई जा रही होती है। क्यों दिखाई जा रही होती है? क्योंकि आपका जो प्रीवियस, जो पास्ट रिकॉर्ड है, आपने क्या क्या चीजें सर्च करी हैं गूगल पे, वो हर एक चीज कहीं ना कहीं स्टोर है, और उसके बिहाफ पर वो ऐड आपको दिखाई जा रही हैं, क्योंकि आप उस ऐड के आसपास बिलोंग करते हैं। काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर वो ऐड आपको दिखाई जाएगी तो आप उन ऐड को सेलेक्ट करोगे और उसके अंदर फर्दर अपने मनी को इन्वेस्ट करोगे, ठीक है ना। अब याद रखना कि ये जो हमारे और भी डाटा होते हैं, इन डाटा का इस्तेमाल एडवर्टाइजिंग के लिए किया जाता है, वहां से प्रॉफिट निकाला जाता है, एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, और जो एनालिटिक्स है उनके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि याद रखना, जो बेनिफिट होते हैं वो रेयरली पहुंच पाते हैं उस सोर्स नेशन के पास। अगेन मैं वापस से बता रहा हूं, आप इंडिया के हो, आप लखनऊ से दिल्ली जा रहे हो, आपने गूगल मैप पे सेलेक्ट किया कि लखनऊ से दिल्ली जाना है, दिल्ली में आपको क्या मिला, आपको होटल मिला, आपने होटल बुक किया। अब ये जो पैसा है जो आपने होटल बुक करा है ऐड देख करके, अब ये ऐड आपने देखा, ये होटल आपने बुक किया, मान लो होटल 500 रुपए में आपने बुक कर लिया, ठीक है। अब इस 500 रुपए में जब आपने होटल बुक किया ना, इस 500 रुपये में आपके एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी है, और इस एडवर्टाइजिंग कॉस्ट के लिए जिसने डाटा दिया है, मान लो अगर वो 20 या 30% भी लेके जा रहा है, अगर वो 20-30% भी लेके जा रहा है, 100-200 रुपए भी लेके जा रहा है, तो एक्चुअल में अगर आप इस होटल की कॉस्ट देखो तो कितनी है, 300 रुपए। लेकिन 200 रुपए तो गूगल ने नहीं लिए, क्यों? क्योंकि उसने कस्टमर सेंड किया, तो कस्टमर भेजने का जो पैसा है वो किसके पास चला जाता है, जो बड़ी कंपनियां हैं उनके पास, और इसके वजह से जो प्रॉफिट है ना, वो हमारे देश के लोगों के पास नहीं आता। होटल आपका है, लोग वहां रहने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी 200 रुपए कमा के कौन ले गया? गूगल, जो कि अमेरिका की कंपनी है। तो ये सब चीजें हमें क्या होती है, यहां पर देखने को मिलती है, जो सबसे बड़ा चैलेंज अभी के टाइम पर है, ठीक है ना। चलो दूसरे चैलेंज के ऊपर आते हैं। दूसरा चैलेंज हमसे कहता है क्या, कि डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो, भारत जैसे देश के अंदर जहां पर इतनी बड़ी आबादी है, 1.4 बिलियन हमारे यहाँ की आबादी है, उस आबादी को अगर आप एक विदेशी कंपनी के मॉडल के ऊपर अकाउंट बना करके उसको यूज करने के लिए छोड़ देते हो, तो क्या ये सही बात है? आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्राइवेसी, बहुत सारे डेटा जो है वो लीक हो जाते हैं, वो चोरी हो सकते हैं। तो यही कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज रिलाई करती हैं एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी एंड पेमेंट सिस्टम। अब ये जो चीजें हैं वो क्या करती है, टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी क्रिएट कर देती हैं, जिससे कि उनकी जो नेशन की अपनी डिजिटल रेजिलियंस है वो और भी ज्यादा कमजोर हो जाती है। तो आप ये भी एक पॉइंट अपने बॉडी के अंदर लिख सकते थे। फिर हमारे पास आती है मोनोपोली ओवर द डिजिटल मार्केट्स, ठीक है ना। अब देखो मोनोपोली क्या होती है। मोनोपोली के अंदर ये होता है कि कुछ हमारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि पूरे के पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में किसी एक डिजिटल बोल सकते हो सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा डोमिनेट करते हैं। अब ये डोमिनेट करने वाले सेक्टर हो सकते हैं जैसे कि ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में अगर आप देखोगे तो आपके पास दो ही कंपनी है जहां से आप सामान खरीदते हो, एक तो फ्लिपकार्ट हो गया, एक आपका अमेजन हो गया। तो इस तरीके से कुछ कंपनी ऐसी हैं जो कि पूरे के पूरे इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को क्या करती हैं, होल्ड करती हैं। कुछ हमारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि सोशल मीडिया। आजकल देखो सोशल मीडिया में लोग क्या यूज करते हैं, कुछ लोग फेसबुक यूज करते हैं, कुछ इंस्टाग्राम यूज करते हैं, कुछ ट्विटर यूज करते हैं, और कुछ मान लो यूट्यूब वगैरह यूज करते हैं। तो इतने सारे लोग, इतनी सारी चीजें, बस यही तो हमारे 4-5 प्लेटफॉर्म है जो कि मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस या फिर मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड यूज कर रहा है। आप देखोगे तो कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि कॉमन है, मोस्टली लोग यही यूज करते हैं। ऐसे ही इंटरटेनमेंट सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा। तो इससे होता क्या है कि कंपनी की मोनोपोली बन जाती है उस एक सेक्टर के अंदर।
पहले क्या करते हैं, वो फ्रीबीज करते हैं, मतलब आपको फ्री में चीज़ें दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, जैसे गूगल है, ठीक है ना, जैसे गूगल का जीमेल हो गया या फिर यूट्यूब हो गया, पहले फ्री में वीडियो देखो, फिर उन्होंने ऐड डालना स्टार्ट किया, और अब क्या कहते हैं, अगर ऐड नहीं देखना तो फिर प्रीमियम ले लो। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि वो हर एक चीज़ जिसमें आपको आदत लगाई जाएगी, फिर आदत लगा करके आपको उसका आदी किया जाएगा, और फिर आपसे फिर पैसे भी लिए जाएंगे उस चीज़ को यूज़ करने के लिए। और ये है क्यों, क्योंकि यहाँ पर मोनोपोली है, कोई और यहाँ पर सर्वाइवल नहीं है किसी और वेबसाइट का, किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, किसी और टेक्नोलॉजी का, वो इनके सामने compete नहीं कर पाती है, ठीक है ना। चलो, तो ये चीज़ आप लिख सकते हो कि डोमेस्टिक स्टार्टअप जो हमारे होते हैं, जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, वो इनके सामने compete नहीं कर पाते, स्ट्रगल करते रह जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि मार्केट में एक अनफेयर पॉलिसी आ जाती है, और मार्केट को ये पूरा का पूरा अपने हाथों में ही कंसंट्रेट करके रख लेते हैं। ये हमारा एक चैलेंजेस है, अभी हम चैलेंजेस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आती है वीक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब देखो इसमें क्या है, इसमें यही है कि जो बहुत सारी डेवलपिंग नेशन है ना, उनके पास स्ट्रॉन्ग लॉज नहीं है रेगुलेट करने के लिए क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो, यानी कि अपने देश का डेटा जब दूसरे देश में जा रहा है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए ना कोई स्ट्रॉन्ग बोल सकते हो कानून हमारे देश के अंदर, या फिर बोल लो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनके अंदर नहीं है। जिससे कि क्या होता है कि जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टैक्सेशन है, डिजिटल कंपटीशन है। अब देखो जैसे मान लो गूगल हमारे इंडिया से बहुत पैसे कमा रहा है, तो इसका कुछ शेयर हमारे इंडिया को भी तो जाना चाहिए ना, क्योंकि हमारे इंडियन से तो है जो तुम्हें पैसे कमवा रहे हैं। अगर तुम ऐड दिखा रहे हो और कोई इंडियन उस चीज़ पे क्लिक करके क्या कर रहा है, उस चीज़ को हायर कर रहा है, उस चीज़ को अपने पैसे से खरीद रहा है, तो जो तुमने पैसे कमाए उस पैसों में इंडिया का भी तो टैक्स होना चाहिए। तो ये सब हमारे यहाँ सिस्टम है नहीं, मतलब हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर टैक्स नहीं है, टैक्सेशन के ऊपर आप देखोगे तो हम जो पैसे वो कमाते हैं उनसे हम टैक्स नहीं लेते, डिजिटल कंपटीशन हमारा काफ़ी कम है। तो इसके वजह से जो हमारे ग्लोबल प्लेटफॉर्म है वो सर्वाइव कर जाते हैं। अब ये जो रेगुलेटरी गैप है ना, ध्यान रखना कि दिस रेगुलेटरी गैप अलाउ करती है कॉरपोरेट को कि वो ऑपरेट करें विद अ लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी। तो ये चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते थे नेक्स्ट सेलेंस के अंदर। अब ये सारी चीज़ें आपको वहीं पर लिखनी है जो आप बॉडी वाला सेक्शन लिखोगे, ठीक है ना। चलो इसके बाद से हमारा आता है क्या, इरोजन ऑफ कल्चरल एंड डिजिटल आइडेंटिटी, ठीक है ना। अब देखो धीरे धीरे होता क्या है ना कि जब आप फॉरेन की चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो, फॉरेन की चीज़ों को आप यूज़ इस्तेमाल करते हो, तो जो आपकी अपनी पहचान है, जो आपका अपना कल्चर है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, इरोड हो जाता है, मतलब कि ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर आपको एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर आप जापान में जाओगे ना, अगर आप जापान के अंदर जाओगे और जापान के अंदर लैपटॉप वगैरह खरीदोगे, ठीक है ना, अगर आप जापान में जाते हो और जापान के अंदर लैपटॉप वगैरह खरीदते हो, तो उनके जो कीबोर्ड होते हैं ना, उनके अंदर जापानी लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ होता है। जैसे कि आज अगर आप इंडिया के अंदर कोई लैपटॉप खरीदने जाओ, उसके ऊपर क्या होता है, इंग्लिश के कीवर्ड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। लेकिन जो जापान है, जापान के लोगों ने क्या करा, उन्होंने अपने कल्चर को बताने के लिए, वहाँ के गवर्नमेंट ने कहा, इवन चाइना के अंदर भी, जापान और चाइना दोनों का एग्जाम्पल आप डाल सकते हो कि जापान और चाइना ये जो दोनों कंट्री है ना, इन्होंने अपने कल्चर को बचाने के लिए, इस डिजिटल कॉलोनलिज्म से बचने के लिए, उन्होंने अपने लैपटॉप्स के ऊपर, या फिर जो उनके लैपटॉप हो गया या फिर जो और भी चीज़ें हो गई, उनके कीबोर्ड के ऊपर ना उन्होंने जो टेक्स्ट था वो अपने लैंग्वेज में लिखा, ताकि उनकी जो अपनी चीज़ें हैं ना वो प्रिजर्व रह सके। ऐसा ना हो कि लोग इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं और अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है, अपना जो कल्चर है वो भूलते जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एल्गोरिदम क्या होता है, जैसे कि आप क्या देख रहे हो, ठीक है। जैसे आप अगर एक तरीके की रील देखो तो क्या होता है कि जैसा आपने रील देखा, अगला रील भी उसी तरीके का आएगा, तीसरा रील भी उसी तरीके का आएगा, चौथा रील भी उसी तरीके का आएगा। मतलब एल्गोरिदम को ये पता है कि आपको देखना क्या पसंद है, वही चीज़ें आपको बार बार वो दिखाता है। तो ये जो एल्गोरिदम है, ये ध्यान रखना कि ये एल्गोरिदम हमारी फॉरेन प्लेटफॉर्म क्या करती है, कंट्रोल करती हैं। और ये फॉरेन प्लेटफॉर्म क्या कर सकती हैं, इन्फ्लुएंस कर सकती हैं अपने कंटेंट की विजिबिलिटी को। हो सकता है कि उनको इंडियन कंटेंट पसंद ना हो, इंडिया का कोई कल्चर उन्हें पसंद ना हो, तो वो इंडिया का कल्चर तुम्हें दिखाएंगे ही नहीं, वो बार बार वेस्टर्न कल्चर दिखाएंगे, जिससे कि तुम उनसे इन्फ्लुएंस हो जाओ, है ना। तो एल्गोरिदम कंट्रोल होते हैं बाय द फॉरेन प्लेटफॉर्म, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कंटेंट की विजिबिलिटी को एंड सोशल ट्रेंड को।
जो हमारे लोकल लैंग्वेज हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो जापान और चाइना है वहां पर लोकल लैंग्वेज के अंदर कीबोर्ड आती है, बट हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लोकल लैंग्वेज है, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो इंडिजिनस नॉलेज है, वो क्या होती हैं, उनको काफ़ी कम बार दिखाया जाता है गूगल पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसके वजह से जो हमारा कल्चरल होमोजेनेशन है ना वो नहीं हो पाता है, और हमारी जो अपनी कल्चरल है, जो हमारी अपनी आइडेंटिटी है, वो धीरे धीरे इरोड हो जाती है। तो ये चीज़ भी, ये पॉइंट भी आप क्या कर सकते हो, अपने बॉडी के अंदर लिख सकते हो। इसके बाद आता है थ्रेट टू द साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल सोवरेनिटी। अब देखो यहाँ पर भी आपको पता है कि ये जो हमारा बेसिकली सोशल मीडिया का ज़माना है, जो हमारे डिजिटल टेक्नोलॉजी है, डिजिटल भारत है, इसके अंदर अगर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड रहेंगे ना इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो हम बाहर देशों से क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। हो सकता है कि उन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से हम पे कोई सर्विलेंस कर रहा हो, हमारे जो अपने पर्सनल डाटा है उनका ब्रीच हो रहा हो, हमारी जो साइबर मैनिपुलेशन है वो हो रही हो। तो इसके ऊपर हमें लिमिटेड कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको लिमिटेड कंट्रोल मिलेगा उसके नेटवर्क पर, जिससे कि हमारी नेशन की सिक्योरिटी और प्रिपेयर्डनेस क्या हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है और कम हो सकती है। ये हमारा एक और थ्रेट था जो कि हम यहाँ पर लिख सकते थे। नेक्स्ट हम आते हैं अगले थ्रेट की तरफ, अगले सिक्योरिटी, अगले चैलेंजेस की तरफ, वो है डिजिटल डिवाइड एंड सोशल इनइक्वालिटी। अगेन देखो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि जो भारत है ना, भारत नहीं पूरी दुनिया को ही ले लो, अब देखो डिजिटल एक्सेस बढ़ चुका है, ये बात सही है। आजकल गांव के लोग, इवन गांव का लोग में भी देखोगे ना, तो 70 to 80%, बिकॉज मैं भी गांव में हूं तो मुझे पता है कि 70 to 80% जो लोग हैं ना वो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। सभी के फ़ोन के अंदर गूगल पे, फ़ोन पे या फिर अलग अलग तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। अगर आप देखोगे तो भारत के लोग, अगेन मैं यहाँ पर एक डाटा लिखता हूँ, ध्यान रखना, भारत के लोग सबसे ज़्यादा कौन सा ऐप यूज़ करते हैं, तो फेसबुक। तो फेसबुक जो है वो भारत के अंदर चलाया जाता है, और इवन गाँव के अंदर भी आपको फेसबुक पर बहुत सारे लोगों के मल्टीपल अकाउंट्स मिल जाएंगे। तो डिजिटल एक्सेस आजकल आपको देखने को मिलेगा एक्सपेंड कर गई है, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है ना वो अभी भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे अगर आप देखोगे, इसका सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, आप समझ जाओगे। मान लो मेरे पास एक दुकान है, ठीक है, मान लो मेरा एक दुकान है, इस दुकान में मैं क्या बेचूं, मान लो मेरे पास एक दुकान है और यहाँ पर मैं दही बेचता हूँ या दूध बेचता हूँ, ठीक है। तो मान लिया कि मैं इस दुकान में दूध बेचता हूँ, मेरा जो दूध है ना, मतलब मेरे जो गाय का दूध है, यहाँ पर मान लो मैं दूध बेचता हूँ और मेरे गाय का दूध बिल्कुल प्योर होता है। इस दूध की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस दूध की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर लोग मेरे दूध के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मेरे गाय के दूध के बारे में चर्चा हो रही है। अब क्या होगा कि इस ट्रेंड को देख करके अब जो ये डाटा है जो गूगल के पास है, ये गूगल क्या करेगा, ये डाटा किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन को शेयर करेगा कि देखो इस गांव के अंदर ये जो पर्सन है ना, इसके गाय की दूध की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो अब वो कंपनी क्या करेगी, वो आएगी और बिना मेरे को बताए कि मेरे गाय के दूध का डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी, मेरे गाय के दूध को वो सस्ते दामों में खरीद लेगी। अब मेरे गाय के दूध को वो सस्ते दामों में खरीद लेगी और उसी दूध को वो क्या करेगी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर महंगे महंगे दामों में बेचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट क्या करेगी, गेन करेगी। अब एक्चुअल में वो दूध है किसका, किसान का है, किसान के गाय का है। तो प्रॉफिट किसको होना चाहिए था, किसान को, लेकिन फायदा किसको हो रहा है, कंपनी को। और उस फायदे में से कुछ हिस्सा किसको जा रहा है, गूगल को। और गूगल कहाँ की कंपनी है, फॉरेन कंपनी है। और आपको पता लगेगा कि जो पैसा भारत में रहना चाहिए, इंडिया में रहना चाहिए, वो अल्टीमेट पैसा कहाँ चला गया, देश के बाहर चला गया। तो कहने का मतलब क्या था कि जो डिजिटल डिवाइड है, इसके वजह से जो हमारा बेनिफिट है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रूरल पॉपुलेशन यानी कि जो गांव के लोग हैं, जो छोटे इंटरप्रेन्योर्स हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, उनके पास तो इस डिजिटल इकोनॉमी का पैसा आता ही नहीं। वो हमेशा इसके वजह से क्या होते हैं, एक्सक्लूड हो जाते हैं और वो बाहर रह जाते हैं। तो ये एक चैलेंज है जो कि हमें इस टाइम पर देखने को मिल रहा है। तो ये हमने कुछ चैलेंजेस के बारे में बात करें जो कि डिजिटल कॉलोनियलिज्म के थे। अब डिजिटल कॉलोनियलिज्म के चैलेंजेस के अंदर एक चीज़ और है जहाँ पर हमें पता लगेगा किसके बारे में, इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ। ये देखो जो ग्लोबल साउथ वाला रीजन है ना, इसके ऊपर भारत की बहुत ज़्यादा फोकस है। भारत इस पूरे के पूरे ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है, ठीक है।
ये दोनों मतलब इंडिया और ये ग्लोबल साउथ पूरा का पूरा जो है ना वल्नरेबल पोजीशन में है। ये एंगल भी आप इसमें लिख सकते हो। यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो कि कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका ये डुअल चैलेंज क्या करते हैं, फेस करते हैं, ऑफर टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी एंड लिमिटेड रेगुलेटरी कैपेसिटी। देखो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी उतनी अच्छी नहीं है, नो डाउट, आप ये चीज़ मानोगे ही मानोगे। इसके साथ साथ हम हमारे देश के अंदर जो अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया या फिर जो लैटिन अमेरिका हो गया, इन देशों के अंदर एक तो टेक्नोलॉजी की कमी है और टेक्नोलॉजी के अलावा हमारे कंट्री के अंदर कोई अच्छा रेगुलेटरी कैपेसिटी नहीं है, मतलब हम कोई बहुत अच्छे कानून लेकर के नहीं आते। इंडिया डिस्पाइट इट स्ट्रॉन्ग आईटी सेक्टर, अगर भारत का बात करते हो, भारत में स्ट्रॉन्ग आईटी सेक्टर है, लेकिन फिर भी हम बहुत सारी जगहों पर, जैसे कि अगर आप भारत में देखोगे हमारा आईटी सेक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, फॉरेन हार्डवेयर क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो हमारे यूज़ करते हैं और इंडिया के बोल सकते हो पॉपुलेशन, वो फॉरेन प्लेटफॉर्म्स होते हैं। हमारी जो क्लाउड सर्विस है वो भी हम कहाँ के यूज़ करते हैं, फॉरेन के यूज़ करते हैं। तो अभी भी हम लार्जली देखा जाए तो डिपेंड किसके ऊपर है, हम डिपेंड है बेसिकली जो हमारे फॉरेन सप्लायर हैं, जो फॉरेन हमारी कंपनीज हैं उनके ऊपर। अब कुछ हमारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेकर के आती है, जैसे कि आधार हो गया, यूपीआई हो गया, कोविन हो गया। इसने हमारे डिजिटल गवर्नेंस को क्या किया है, इम्प्रूव किया है। लेकिन अभी भी क्योंकि ये सारे के सारे जो डेटा है ये गूगल के ऊपर अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं इनके प्रोटेक्शन को लेकर के और हमारी सॉवरेनिटी को लेकर के कुछ क्रिटिकल कंसर्न अभी भी बने हुए हैं। अब हमारा सजेशन क्या हो सकता है, इतनी सारी प्रॉब्लम जानने के बाद आखिर हम यहाँ पर सुझाव क्या दे सकते हैं, हमारा सजेशन क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं सजेशन की बात करूं तो सबसे पहले तो सजेशन आता है कि स्ट्रेंथिंग डाटा सोवरेनिटी, यानी कि हम अपने जो डाटा की सोवरेनिटी है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनेक्ट कर सकते हैं एक कॉम्प्रहेंसिव डाटा प्रोटेक्शन और अपनी लोकलाइजेशन लॉ को, ठीक है ना। जैसे कि डेवलप नेशन जो डाटा गवर्नेंस सिस्टम है उनको हम लेकर के आ सकते हैं अपने नेशन के अंदर, बेसिकली डेवलप कर सकते हैं डाटा गवर्नेंस सिस्टम को और प्रमोट कर सकते हैं इंडिजिनस डाटा सेंटर्स एंड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पर देखो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें और बताऊंगा, ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला अगर कोई ऐप है तो वो कौन सा है, फेसबुक है, ठीक है। अब देखो फेसबुक के जो डाटा सेंटर है ना, उसमें से एक भी डाटा सेंटर भारत में नहीं है, ठीक है। फेसबुक के जितने भी डाटा सेंटर हैं अगर आप देखोगे तो इसमें से एक भी डाटा सेंटर हमारे इंडिया में नहीं है। और अगर आप 2018 की एक रिपोर्ट देखोगे, ठीक है, अगर 2018 की एक रिपोर्ट देखोगे जो कि फेसबुक की ही है, यूएसए में टोटल कितने डाटा सेंटर हैं यूएसए में, तो आपको पता लगेगा कि फेसबुक के यूएसए में 10 डाटा सेंटर हैं। और इस 10 डाटा सेंटर से वो इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, इतना पैसा जनरेट करते हैं कि जो यूएसए का बोल सकते हो जीडीपी है उसका 5% ये कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर इस तरीके के डाटा सेंटर अगर हमारे इंडिया में होते और उनसे जो पैसा, उनसे जो एम्प्लॉयमेंट है वो मिल रहा होता, तो इससे हमारे इंडिया का ओवरऑल जीडीपी भी बढ़ता और हमारी जो डाटा है वो भी क्या होती, सिक्योर रहती। तो हम अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए हम कह सकते हैं कि भारत के लोगों को, मतलब भारत की सरकारों को भारत के अंदर ही क्या करना चाहिए, डाटा सेंटर्स बनवाने चाहिए, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए और भारत को अपना एक खुद का डेटा गवर्नेंस सिस्टम भी क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक डाटा सोवरेनिटी को स्ट्रेंथन करके अपने इन सारे रिस्क को जो हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है बिल्डिंग इंडिजिनस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या पता लगता है, देखो यहाँ पर ये पता लगता है कि जो गवर्नमेंट है ना वो इन्वेस्ट कर सकती है डोमेस्टिक क्लाउड सर्विस में। जैसे मान लो आज गूगल है तो गूगल को भी तो किसी ने बनाया होगा, इसी तरीके से हम अपने लिए भी क्या कर सकते हैं, क्लाउड सर्विस बना सकते हैं, एआई रिसर्च कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि हमारी जो स्टार्टअप्स हैं वो इनकरेज होंगी और इसके वजह से जो हमारी लोकल की चीज़ें हैं, ठीक है, जो लोकल प्लेटफॉर्म्स डेवलप होंगे, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप होंगे वो और भी ज़्यादा प्रमोट होंगे। यानी कि हम अपने इंडिजिनस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा आगे लेकर के जा सकते हैं। यह हमारा एक और सजेशन हो सकता है जो कि हम बॉडी के अंदर ही लिखेंगे। अगेन ये बॉडी के अंदर ही लिखना है आपको, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है इस्टेब्लिशिंग स्ट्रॉन्ग डिजिटल
रेगुलेशन। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो हमारा अफ्रीका है, एशिया है, इनके अंदर क्या है कि डाटा को लेकर के या फिर ऑनलाइन चीज़ों को लेकर के कोई रेगुलेशन नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं एक कॉम्पिटिटिव लॉ, एक कंपटीशन लॉ अगेंस्ट द मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस, जो कि इंट्रोड्यूस करेगा डिजिटल टैक्सेशन मैकेनिज्म। जैसे कि मैंने बताया कि गूगल क्या करता है, ऐड दिखा के पैसा कमाता है, लेकिन भारत के लोगों से ही वो पैसा कमा रहा है। तो जो पैसा वो भारत के लोगों से कमाएगा उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं। इस टैक्स के वजह से हमारे पास मनी जनरेट होगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, एंड फर्दर उस जीडीपी को हम यूज कर सकते हैं अपने एआई के ऊपर, अपने रिसर्च के ऊपर, जिससे कि हम अपनी सारी चीज़ों को और भी फर्दर इंप्रूव कर पाएंगे। और अगर ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो हमें पता भी लगेगा कि आखिर कौन सी डाटा, कौन से चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है जो हमारी ग्लोबल कंपनीज है भारत के अंदर। क्योंकि जब हम टैक्स लगाएंगे तो हमें पता लगेगा ना कि आपने पैसा कहाँ से कमाया, फिर उस पैसे का जब हम टैक्स लेंगे तो ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी एल्गोरिदम के अंदर। ठीक है, चलो फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट सजेशन। इसके अंदर हमारे पास आता है प्रमोटिंग द डिजिटल लिटरेसी एंड इंक्लूजन। सभी को पता है, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि जो रूरल पॉपुलेशन है, जो रूरल हमारी जनता है, वो पैसे नहीं कमा पाती इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो इन चीज़ों को जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम गाँव के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी को अफोर्डेबल कर दें, सस्ता कर दें, हम लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दें उनके डिजिटल राइट्स को लेकर के, साइबर सेफ्टी को लेकर के, और ऑनलाइन इंटरप्रेन्योरशिप को हम सपोर्ट करेंगे मार्जिनलाइज ग्रुप के अंदर। तो इससे ये होगा कि लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी सीखेंगे और अपनी चीज़ों को वो फर्दर इंप्रूव करके जो बिचौलिए पैसे उनसे कमा रहे हैं, कंपनी वाले जो पैसे ले रहे हैं, वो पैसे डायरेक्ट किसानों तक ही पहुंच पाए। ठीक है, इसके बाद से हमारे पास आता है इनहेंसिंग द रीजनल एंड ग्लोबल कोऑपरेशन। इसमें क्या हो सकता है कि बेसिकली हम अलायंस बना सकते हैं और भी बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री के साथ। किस चीज़ को लेकर के, डिजिटल गवर्नेंस को लेकर के। जैसे मान लो आज अफ्रीका है, आज इंडिया है, ग्लोबल साउथ के अंदर बहुत सारी कंट्री हैं जो कि सेम प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। तो अगर हम उनसे बैठते हैं, मिलते हैं, एक अलायंस बनाते हैं, तो वो अलायंस क्या करेगी, एक फर्दर कंक्लूजन पे आएगी, एक रूल बनाएगी, और उस रेगुलेशन को, रूल को जब सारी कंट्री एक साथ इंपोज करेंगी तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या नहीं कर सकती, मना नहीं कर सकती, और वो सारे के सारे उस रूल को मानेंगे। तो इसमें इंडिया का एक तरीके से प्रोस्पेक्टिव जो है ना लीडर बनने का, वो भी कहीं ना कहीं झलकता है। तो इसे आप लिख सकते हो कि बिल्ड द अलायंस अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज फॉर द डिजिटल गवर्नेंस। ये प्रमोट करेगा टेक्नोलॉजी शेयरिंग अरेंजमेंट को और एडवोकेट करेगा कलेक्टिव इंटरेस्ट एट द इंटरनेशनल फोरम। ठीक है, अब आता है हमारे पास कल्चरल एंड डिजिटल आइडेंटिटी। अब जैसे मैंने बताया कि आप क्या करते हो, अभी आप सोच के देखो, जो आप गूगल यूज़ करते हो, जो माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हो, या बहुत सारे एआई टूल यूज़ करते हो, वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम आप किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो। लेकिन हमारी नेटिव लैंग्वेज क्या है, अगर कोई बिहार का है तो भोजपुरी है, कोई हरियाणा का है तो हरियाणवी है, कोई पंजाब का है तो उसकी पंजाबी है, या फिर अगर भारत की ले लो तो हिंदी है। तो इस तरीके से हमारी जो लोकल लैंग्वेज है ना, वो क्या नहीं हो पाती, प्रमोट नहीं हो पाती, बल्कि इंटरनेशनल लैंग्वेज जो वहाँ की लैंग्वेज है वो प्रमोट हो रही होती है। तो उनको भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी कि जो हमारी अपनी लैंग्वेज है उनको भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर पता लगेगा कि हम इनकरेज कर सकते हैं कंटेंट क्रिएशन इन द रीजनल लैंग्वेज, यानी कि अगर कोई रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट बना रहा है तो उसको अगर हम इनकरेज करेंगे तो इससे हमारा जो कल्चर है वो बचा रहेगा। हम डिजिटलाइज कर सकते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज को और सपोर्ट कर सकते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म को जो कि इंडिजिनस वैल्यू को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा कल्चर होगा वो प्रोटेक्टेड रहेगा और उसे प्रिजर्व करके हम और भी फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट इस तरीके से भी चीज़ें कर सकती है। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट सजेशन जो कि हम कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो होता है प्रमोटिंग द डिजिटल पब्लिक गुड्स एंड द ओपन स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आप डेवलप कर सकते हो इंटर ऑपरेटेबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या होगा, इसके वजह से क्या होगा, तो ध्यान रखना, ये इनकरेज करेगा ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को और रिड्यूस कर देगा हमारी डिपेंडेंसी और प्रोस्पेरिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम जो कि दूसरे के ऊपर है अभी इस टाइम पर। तो ये सब चीज़ें हम प्रमोट कर सकते हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट कंक्लूजन, देन कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं कि जो डिजिटल कोलोनलिज्म है ना, ये रिप्रेजेंट करता है एक मेजर चैलेंज को इन द 21st सेंचुरी, जहां पर कंट्रोल होता है टेक्नोलॉजी के ऊपर बाय अ फ्यू ग्लोबल प्लेयर।
जो क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को थ्रेटन कर सकते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी को थ्रेटन कर सकते हैं और नेशनल सोवरेनिटी को भी थ्रेटन कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अगर एड्रेस करना है तो टू एड्रेस दिस इशू हम डेवलप कर सकते हैं डेवलपिंग नेशन। हमें क्या करना चाहिए, मस्ट हैव स्ट्रेंथन लीगल फ्रेमवर्क्स, इन्वेस्ट करना चाहिए हमें डोमेस्टिक कैपेसिटी में, और डी डेमोक्रेटलाइज करना चाहिए डिजिटल एसेस को, एंड प्रमोट करना चाहिए रीजनल कोऑपरेशन को। और यहाँ पर आपको पता लगेगा कि डिजिटल रेवोल्यूशन शुड नॉट बिकम अ टूल फॉर द एक्सप्लॉयटेशन बट अ प्लेटफॉर्म फॉर द शेयर ग्रोथ एंड एम्पावरमेंट। तो ये हमारी एक लाइन हो गई जो कि पावरफुल लाइन है, आप ऐड कर सकते हो, जो क्या कह रहा है कि जो डिजिटल रेवोल्यूशन है ना, वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि वो लोगों को एक्सप्लॉयट करे, बल्कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो कि एम्पावरमेंट और ग्रोथ को क्या करे, शेयर करे। तो इस तरीके से आप एक कंक्लूजन भी लिख सकते हो, जहां पर आपको कंक्लूजन में मैंने बताया था कि हमेशा पॉजिटिव नोट्स पर ही अपना कंक्लूजन खत्म करना है। देखो ये हमने पूरा का पूरा एक डिटेल डिस्कशन किया किस चीज के ऊपर, डिजिटल कोलोनियलिज्म के ऊपर। मेरा मानना है कि इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी इसके जुलाई 2025 में 11 ईयर कंप्लीट हुए थे और इस तरीके की बहुत सारी जो डिस्कशन है वो हुई थी, ठीक है ना। तो इसलिए इसको एक बार पढ़ लेना, काफ़ी थोरोली हमने डिस्कस किया है। अभी 45 मिनट्स हो गए हैं, ऐसा हम डिस्कस तो करेंगे नहीं बार बार, लेकिन हाँ पहली क्लास थी इसलिए ज़्यादा डिस्कस करना पड़ा। बाकी आपको रिटन ऐसे में दे दूंगा, उसके लिए आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, CAPF AC 2026, जहां पर ये PDF जो आपको दिख रही है ये PDF भी मैं भेज दूंगा, और इसके साथ साथ रिटन ऐसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में भेज दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, अगर कोई हिंदी मीडियम से है तो उसके लिए हिंदी के अंदर भी ऐसे लिख करके भेज दूंगा। अगर आपको देखना है तो मैं ऐसे भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ऐसे है जो कि मैं आपको भेजूंगा, इस ऐसे को आप फर्दर रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और ये एक मॉडल आंसर है बेसिकली, इस चीज़ के ऊपर एक मॉडल आंसर है जो कि आप फर्दर फॉलो कर सकते हो। हिंदी मीडियम वाले आप भी देख लो, आपके लिए भी लिखा हुआ है ऐसे। तो हिंदी और इंग्लिश जो जितने भी हो, चाहे आप कोई सा भी पेपर दे रहे होगे, हिंदी और इंग्लिश में अगर दे रहे हो, तो आप दोनों के लिए ही ये PDF इंपॉर्टेंट होगी। तो इसके लिए आप बेसिकली क्या कर सकते हो, जो टेलीग्राम मैंने बताया उसको ज्वाइन कर सकते हो, एंड फर्दर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टॉपिक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम पे आ जाना, वहाँ पर भी टॉपिक दे दूंगा, एंड फर्दर फिर स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप एंड आई बिलीव कि समझ में आया होगा। वीडियो लंबी है आई नो, बट 2x पे लगा के देख लेना तो जल्दी से खत्म हो जाएंगी। एंड प्लीज़ जो भी हो आपका, ठीक है ना, जैसा भी हो, एक बार अपना फीडबैक जरूर से देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।